हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर के नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जेनेटिक्स क्या होते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस क्या होती हैं, अलग अलग टाइप्स की वेरिएशन क्या हैं। तो उसको एक रिवाइज कर लेते हैं। तो जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स को हम बोलते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, या हम क्या बोलते हैं, द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। फिर हमने जाना कि हेरिडिटी क्या होती है, तो आप कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या होते हैं, तो वेरिएशन द डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी, जो आपके माँ बाप हैं और बच्चे हैं उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट्स के अंदर जो डिफरेंस है, उसको हमने कह दिया वेरिएशन। अब देखिए, वेरिएशन दो टाइप की होती हैं, एक होते हैं सोमेटिक वेरिएशन, एक होते हैं गैमेटिक वेरिएशन। गैमेटिक वेरिएशंस को हमने कहा था जर्मिनल वेरिएशंस। तो सोमेटिक सेल्स के अंदर जो होती है उसको हमने कह दिया सोमेटिक वेरिएशन, जो जर्म सेल्स में होती हैं उसको कह दिया गैमेटिक वेरिएशन। याद रखना है, जो सोमेटिक सेल्स हैं वो कौन से सेल्स हैं, तो नॉर्मल बॉडी सेल्स जो होते हैं, जैसे कि स्किन के सेल हो गए और हमारे हार्ट के सेल हो गए, लंग्स के सेल हो गए, सभी सेल्स क्या हैं, सोमेटिक सेल्स हैं। जर्म सेल्स कौन से हैं, तो ऐसे सेल्स जो कि आगे जाके गैमेट्स बनाते हैं। जैसे कि फीमेल है कोई तो उसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा, एग। और यदि कोई मेल है तो ऐसे सेल जो मेल के अंदर स्पर्म बनाते हैं तो उसको कहते हैं जर्म सेल्स। तो ऐसे सेल्स में अगर वेरिएशन यानी चेंज आ गया तो वो क्या होगा, आगे भी दिखेगा। तो ये क्या है, इनहेरिटेबल है, और ये क्या है, नॉन इनहेरिटेबल है। इसको हम एक्वायर्ड ट्रेट भी कहते हैं और इसको कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड मतलब जो लाइफ टाइम, जो किसी इंडिविजुअल के लाइफ के दौरान उसको एक्वायर किया जाता है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है जो मसल बिल्डिंग करता है, जैसे कि जिम में जाकर के एक्सरसाइज करके मसल्स को बिल्ड किया है, तो वो जो उसका करेक्टर है कि मसल बिल्डिंग जो करेक्टर है वो क्या है, एक्वायर्ड है, वो उसने लाइफ के दौरान एक्वायर किया है। और इनहेरिटेड क्या है, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका हेयर कलर ब्राउन है, तो जो हेयर कलर है, वो जो ब्राउन कलर है उसका नेचुरल है, तो वो कहाँ से आया, वो इनहेरिट होके आया है, अपने माँ बाप से उसके पास आया है। जैसे इसमें दिया गया है ह्यूमन हाइट और बोरिंग ऑफ पिन्ना। अब देखिए आगे, एकुमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। जो कि वेरिएशंस के कोज क्या होते हैं, तो आपके जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप के होते हैं। आपको पता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, वेरिएशन बहुत कम आती हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन नहीं आती, या आती हैं तो बहुत कम आती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल्स बनते हैं हम उसको कह देते हैं क्लोन्स। क्लोन क्या होता है, तो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। जैसे कि ये पेरेंट है और इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बन गया इसका ऑफस्प्रिंग। तो क्या हो गया, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, क्लोन्स बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आती है। वो किस कारण आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं, और मियोसिस के दौरान एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या आती हैं, वहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन आती हैं। आगे देखिए, अब इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं आज कि भाई जो वेरिएशन आ रही हैं और वेरिएशन आती हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, कुछ ना कुछ उसकी इम्पोर्टेंस होगी। तो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स यूज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। कि भाई वेरिएशन कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर उसका क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि बात करें, बैक्टीरिया कैन विदस्टैंड हीट, विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, दो एनवायरनमेंट है, एक है मान लो कोई हॉट टेम्परेचर है, एक है कोल्ड टेम्परेचर। तो यदि कोई बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कोई वेरिएशन आया कि वो हॉट टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सकता है, मतलब बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर सकता है, तो उसको क्या रहेगा, वो हॉट टेम्परेचर के ऊपर भी अपने आप को ज़िंदा रख पाएगा। और कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर ये करैक्टर नहीं मिलेगा कि वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकें, उनके अंदर वो वेरिएशन नहीं आई है, तो वो क्या करेंगे, डेड हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर डिपेंड करता है कि अलग अलग वेरिएशन अपना क्या इफेक्ट दिखाती हैं। मेनली उसको एडवांटेज ही जो होता है, मैक्सिमम जो वेरिएशंस होती हैं उसके कारण क्या होता है, उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। देखिए अगला पॉइंट, मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट इंक्रीजेज द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट।
कि मान लीजिए अचानक से एनवायरनमेंट चेंज हो गया है और कुछ इंडिविजुअल्स उस एनवायरनमेंट में भी अपने आप को एडजस्ट कर लिए हैं और उनकी डेथ नहीं हुई। जैसे कि हम जब मच्छर के आगे डीडीटी डालते हैं या जो भी अगर आपके इंसेक्ट हैं उनके ऊपर डीडीटी का स्प्रे करते हैं तो कुछ जो इंसेक्ट हैं या कुछ जो मच्छर हैं वो बच जाते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि उनके डीएनए के अंदर कोई ना कोई वेरिएशन है, कोई ना कोई चेंज है, जिसके कारण क्या हुआ है, वो उस डीडीटी का इफ़ेक्ट भी सहन कर पा रहे हैं, वो उस कंडीशन में भी वो ज़िंदा है। वो क्यों है? क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई वेरिएशन आ रही है आगे से ही। तो जो कोई वेरिएशन इनहेरिट हुई है तो उसने क्या कर दिया, उसका जो सर्वाइवल करने का चांस को इंक्रीज कर दिया। तो वो सर्वाइवल करने के चांस इंक्रीज हो गया है। इसके कारण क्या हुआ है, वो स्पीसीज़ बेटर अडप्ट हो गई है उस चेंज एनवायरनमेंट में। और उन बैक्टीरिया से जो आगे नए बैक्टीरिया बनेंगे उनके अंदर भी वो जो वेरिएशन है, वो जो चेंज है कि भाई डीडीटी की कंडीशन के अंदर ज़िंदा रहने का जो कैरेक्टर है वो आगे भी अपने नए बैक्टीरिया के अंदर भी जाएगा ताकि वो स्पीसीज़ अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो मेन जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई वेरिएशन आती क्यों है, तो स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए, कि वो स्पीसीज़ बेटर कंडीशन में सर्वाइव कर सके। देखिए, इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन चेंज्ड एनवायरनमेंट, ये आपको याद रखना है। फ्री ईयरलोब्स एंड अटैच्ड ईयरलोब्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे कि वेरिएशन है कि भाई जो आपका कान है, कान कईयों के बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं नीचे से और कईयों का जो नीचे का लोब होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। तो ये दो कैरेक्टर हैं। ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कि एक होती है क्लेफ्ट चिन होती है। आप आगे जाके देखेंगे कि अलग अलग वेरिएशन क्या क्या हैं। तो ये आपके दो वेरिएशन जो एग्जाम्पल हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर देखे गए हैं कि फ्री ईयरलोब और अटैच्ड ईयरलोब। जो ईयरलोब है वो बिल्कुल फ्री है और दूसरा क्या है, बिल्कुल अटैच्ड रहता है आपकी स्किन के ऊपर। आगे आता है मेंडल के बारे में। मेंडल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसको याद रखना है कि मेंडल इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल का बर्थ हुआ था 1882 में और डेथ हुई थी 1884 में। तो मेंडल ने सबसे पहले बात किया जाए किसके ऊपर काम किया था, तो उन्होंने काम किया था, एक प्लांट होता है गार्डन पी जिसको हम कहते हैं पाइसम सटाइवम, और उसके ऊपर इन्होंने क्या किया था आपसे पूछा जाए तो इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए थे, प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए थे मेंडल ने इसके ऊपर गार्डन पी के ऊपर, और इन सब एक्सपेरिमेंट करने के कारण उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। और एक बात याद रखनी है, जो भी मेंडल ने लॉ दिए थे वो क्या है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के बेस के ऊपर है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और डिप्लॉयड हैं, उन्हीं के रेस्पेक्ट में इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। तो मेंडल के बारे में याद रखना है, मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसका बर्थ हुआ था 1882 में, डेथ हुई थी 1884 में। इन्होंने गार्डन पी के ऊपर प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, या हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि प्लांट के अंदर अलग अलग 7 कैरेक्टर्स लिए थे, उनकी स्टडी की थी। कैरेक्टर्स देखिए, मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी। अब देखिए इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, 7, तो उनको याद रखना है। ये सभी आपकी बुक में भी प्रेजेंट हैं। देखिए, तो इन्होंने लिया था फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पोड कलर और हाइट। तो ये 7 कैरेक्टर हैं। पहला क्या था, फ्लावर का कलर, कि भाई जो गार्डन पी है उसके अंदर फ्लावर का कलर क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने पाया कि ज़्यादातर केस में वॉयलेट है, लेकिन कुछ केसेस में वाइट भी है। फ्लावर की पोजीशन की कौन सी पोजीशन के ऊपर है, तो उन्होंने कब पाया कि ज़्यादातर एक्सियल पोजीशन है, लेकिन कुछ कंडीशन में टर्मिनल भी होता है। फिर सीड का कलर उन्होंने देखा तो येलो कलर होता है मैक्सिमम, और कुछ केसेस में उन्होंने ग्रीन कलर को भी देखा है। सीड शेप क्या होती है, सीड शेप होती है कि राउंड है, और कुछ केसेस में रिंकल्ड भी देखा गया है। पोड शेप जो आपकी फली होती है उसकी शेप क्या है, तो मैक्सिमम केसेस में इन्होंने देखा वो इनफ्लैटेंड थी, लेकिन कुछ केसेस में इन्होंने देखा कि वो कॉन्स्ट्रिक्टेड थी। पोड कलर आपका होता है ग्रीन मैक्सिमम केसेस में, और कुछ केसेस में होता है येलो। हाइट ऑफ प्लांट, तो उन्होंने ज़्यादातर केसेस में हाइट को पाया टॉल, और कुछ केसेस में इन्होंने पाया ड्वार्फ या शॉर्ट।
तो ये है 7 करैक्टर जो मेंडल ने स्टडी किए थे। तो इनके बेस के ऊपर इन्होंने क्या किए थे, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने बताया। देखिए पहले हम बात करते हैं डोमिनेंट और ये रिसेसिव लिखा हुआ है, ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। देखिए कोई भी करैक्टर होता है, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ प्लांट हाइट की, टॉलनेस और ड्वार्फनेस। तो जो प्लांट हाइट क्या है, करैक्टर है, और मैंने पहले बताया था ये क्या है, ये आपके दोनों ट्रेट हैं, टॉल और ड्वार्फ क्या है, ट्रेट हैं। तो मैंने कहा था एवरी करैक्टर हैज़ 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो ये टॉल हो गया और टॉल हो, ये ड्वार्फ हो, ये क्या है, 2 ट्रेट हैं कि हाइट ऑफ प्लांट है तो हाइट क्या हो सकते हैं, भी टॉल भी हो सकता है प्लांट और ड्वार्फ भी हो सकता है। ये पता कैसे लगेगा, तो मैंने आपको बताया हर एक जो करैक्टर है, जैसे कि प्लांट की हाइट है वो कंट्रोल कर रहा है जीन। और जीन क्या होता है आपको, जीन तो भाई एक फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। तो ये हो गया आपका डीएनए, इससे बना आपका आरएनए और इससे बना आपका प्रोटीन, और ये प्रोटीन ने कंट्रोल किया हाइट को। मान लीजिए ये प्रोटीन अगर बनता है तो हाइट ज़्यादा मिलेगी, और ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो हाइट कम मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोसीजर है कि जीन कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर को। अब बात करते हैं कि ये टॉल और ड्वार्फ क्या हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या हैं। तो आपको पता है हम क्या है, डिप्लॉयड हैं। हमारे अंदर क्या है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, और हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं। तो देखिए मान लीजिए ये कोई फीमेल है, ये कोई मेल है। फीमेल के केस में भी 46 क्रोमोसोम है और मेल के केस में 46 क्रोमोसोम है। लेकिन जो इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे, मैंने अभी बताया था कि गैमेट कौन बनाता है, जर्म सेल। जैसे कि फीमेल के अंदर जो एग बनेगा, मान लीजिए एग है, एग के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, हाफ हो जाते हैं। ऐसे ही जो मेल के अंदर स्पर्म बनेगा उसके अंदर 23 हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम है मेल और फीमेल का जो आपका गैमेट बनता है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है रिप्रोडक्शन के दौरान, तो हम बोलते हैं मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ है। फ्यूज हुआ है तो मतलब दोनों सेल मिल करके एक हो गए हैं। अब क्या होगा, दोनों फ्यूज हुए तो 23 तो आए थे आपके मदर से और 23 आए थे आपके फादर से, 23 क्रोमोसोम इन द गैमेट। तो टोटल जो जाइगोट बना उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स आ गए हैं, और ये हो गया डिप्लॉयड। अब जाइगोट क्या करेगा, आगे डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद एक माइटोटिक डिवीज़न होती है इसमें। ठीक है, और ये पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। तो ऐसा है, तो मतलब हर एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं। और मैंने अभी बताया आपको ये करैक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो जीन। और जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जो आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ही कहीं ना कहीं जीन है। अगर आपसे पूछा जाए क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम भी डीएनए है, लेकिन डीएनए बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है, बहुत ज़्यादा पास में प्रेजेंट है, तो वो एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हमने कह दिया क्रोमोसोम। लेकिन जीन क्या है, तो जीन हम कहेंगे ओपन फॉर्म में थोड़ी सी, ये इस क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट है। तो हम क्या कहेंगे, जीन कहाँ प्रेजेंट है, जीन इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। तो इसको हम कहते हैं लोकस। लोकस एक वर्ड आएगा, लोकस क्या होता है, तो भाई एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम के ऊपर जो एग्जैक्ट पोजीशन है जीन की, उसको हमने कह दिया लोकस। तो देखिए अब जीन कंट्रोल कर रहा है आपके कैरेक्टर्स को, डीएनए यानी। अब मैंने बताया कि हमारे अंदर हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। मान लीजिए ये क्रोमोसोम पहला है, ये क्रोमोसोम की एक, पहले क्रोमोसोम की एक कॉपी, और ये पहले क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी। इसके अंदर एक जीन है जो कि हाइट को कंट्रोल करेगा, और इसी पोजीशन के ऊपर सेम जीन है जो कि हाइट को कंट्रोल करेगा। मतलब क्या हुआ, हर एक जीन के अंदर क्या है, हर एक जो करैक्टर के लिए 2 जीन्स हैं। तो एक जीन की फॉर्म आई थी आपकी मदर से, दूसरे जीन की फॉर्म आई थी आपकी फादर से। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे अंदर हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं। तो 2 कॉपी हैं तो मतलब क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं, तो हर एक जीन की 2 फॉर्म है, 2 कॉपी हैं। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि दोनों कॉपी एक ही हो। मान लीजिए कि ये वाला जो है वो टॉलनेस ही दे, मतलब जो हाइट बनाए उसको टॉल ही बनाए,
और ये वाला भी टोल ही बनाए तो दोनों सेम है, लेकिन अपोजिट भी हो सकता है कि ये वाला तो टोल कर रहा और उसको हो सकता है कि ये वाला टोल ना कर पाए, तो मतलब ये ड्वार्फ करेगा। तो इस कंडीशन में जब दोनों जीन की कॉपी अलग अलग हैं तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। और ये जो है ये होता है आपका होमोजीनियस। जब दोनों जो जीन की कॉपी सेम है, मान लो कैपिटल टी हैं, तो इसको हमने कह दिया होमोजीनियस। जब दोनों जीन की कॉपी अलग हैं, स्मॉल टी को मैंने किस लिए लिखा कि ये ड्वार्फ बनाएगा, और दोनों जीन की कॉपी अगर सेम है, स्मॉल टी मतलब ये भी ड्वार्फ बनाएगा जीन और ये भी ड्वार्फ बनाएगा, तो टोटल प्लांट ड्वार्फ बन गया। इसमें ये भी टोल बनाएगा, ये भी टोल बनाएगा, प्लांट बन गया टोल। इसमें ये तो बनाएगा आपका ड्वार्फ प्लांट को और ये आपका बनाएगा प्लांट को टोल। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर दोनों जीन की कॉपी अलग अलग प्रेजेंट हैं और उस कंडीशन में जौन सा जीन की कॉपी अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो उसको हम कहते हैं डोमिनेंट, और जौन सी कॉपी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, उसको हम कहते हैं रिसेसिव। तो ये है आपके डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है, किस बेस पे हम बोल रहे हैं कि वे जो जीन की दो फॉर्म है जिसको हम एलील्स भी बोल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर दोनों एलील्स अलग अलग हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एलील उसको टोल बनाएगा और एक एलील उसको ड्वार्फ बनाएगा, तो इस कंडीशन में जौन सा अपने आप को दिखाता है प्लांट के अंदर, एक्सप्रेस करता है फिजिकली बाहर, तो उसको हम कहते हैं टोल, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता नहीं उसको कहते हैं डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उसको कहते हैं हम ड्वार्फ या फिर रिसेसिव। देखिए तो इन्होंने क्या किया था, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े थे गार्डन पी के अंदर। अब देखिए मेंडल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कि मेंडल ने कौन कौन से मटेरियल्स या कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को यूज किया। देखिए ही चूज गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज ऑफ, तो इन्होंने गार्डन पी को ही चुना, पाइसम सटाइवम को ही चुना। और इन्होंने पाइसम सटाइवम को क्यों चुना, कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा। तो देखिए सबसे पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर जिसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि प्लांट को हम दूर से ही देख के बता सकते हैं कि ये प्लांट की हाइट टॉल है कि ड्वार्फ है। हम दूर से ही देख के बता सकते हैं कि इस प्लांट के अंदर फ्लावर का कलर क्या है, वायलेट है कि वाइट है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे इसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे जिसके कारण मेंडल ने इसको चूज किया। अगला क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है तो इसको आसानी से स्टडी किया जा सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आगे देखिए, नॉर्मली अलाउड सेल्फ पोलिनेशन बट क्रॉस पोलिनेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। इसके अंदर ज़्यादातर सेल्फ पोलिनेशन होता है लेकिन क्रॉस पोलिनेशन भी हम कर सकते हैं इस केस में। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जेनेटिक्स के तो उसमें हमें क्रॉस पोलिनेशन भी करना होता है और सेल्फ पोलिनेशन भी करना होता है। आप अभी आगे ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है यहाँ पढ़ेंगे कि भी कैसे ये हो रहा है। तो इसके अंदर दोनों ही अच्छे से हो जाते हैं, इसीलिए इसको चुना गया। और फोर्थ पॉइंट जो है वो है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, कि भाई जब भी आपके जायगोट बना, नया प्लांट बना और उससे जो ये सीड लगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स बनते हैं। तो ये थे कुछ रीजंस जिसके कारण मेंडल ने इस प्लांट को चुना। अगले वीडियो में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे और ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस।